शंखनाद के साथ नेताजी का भाषण अब शुरू होगा, ताकि वो झूल झक्कर जो है समाप्त हो जाए। लीजिए 24 का शंखनाद भी हो गया। आपने सुना होगा, हम बचपन में सुनते थे वॉशिंग पाउडर निरमा। तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी जो चला जाए दूध का धुला हो जाए। आज कहा गया अतीक अहमद डाउन तो आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो आडवाणी जी के साथ बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो उपराष्ट्रपति बनाने में, योजना बनाने से लेकर वहां तक पहुंचाने में भैरव सिंह शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बनाने में जिनकी योजना होती थी, वो है आनंद मोहन। आनंद मोहन वो है जिसको मुरली मनोहर जोशी जी सम्मान देते थे। आनंद मोहन वो है जिसके हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र 1999 में जारी होता था। और साथियों, जहां आनंद मोहन बैठते थे, तुम्हारा आज का बौना शीर्ष नेतृत्व जहां हम बैठते थे, वहां खड़ा होने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। वो है आनंद मोहन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जानते हैं, जब हम 1991 में मधेपुरा से चुनाव लड़े, तो साथियों तुम भी चुनाव लड़े थे और तुम्हारी पार्टी को आया था सारी एड़ी चोटी का पसीना एक करने के बाद 3,500 वोट। मैं निर्दलीय लड़ा था और 3 कैंडिडेट बदले गए थे, बाद में शरद जी आए थे। मैं उसमें लंबे बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी हैसियत थी, हम जहां निर्दलीय होके लाखों वोट और दूसरे स्थान पर रहे, वहां तुम 3,500 वोट लाते थे। जब मैं वैशाली लड़ा, बिहार पीपुल्स पार्टी के शैशव काल में, जन्म के तुरंत बाद जब हम लड़े और शत्रुघ्न सिन्हा से लेके तमाम राष्ट्रीय लीडर तक उतर गए, तब तुम्हारी हैसियत, आरटीआई लगा लो यारो, तुम्हारी हैसियत 8,500 की थी। तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। साथियों, इसलिए हम तुम्हारी औकात को जानते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे दम पर तुम हमारे गांव तक पहुंचे, हमारे समाज तक पहुंचे। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। मैं फोरकास्ट करता हूं। साथियों, हम निकले हैं, कहते हैं आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठ गए जो लोग फंसाया था। आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठे हुए हैं जो लोग सजा कराया था। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, सब चलता है, पूरी दुनिया जानती है। हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। साथियों, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते 4। कहा आतंक की महबूबा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंक की महबूबा, लेकिन जब सरकार बनाने की आई तो तुम्हारे उसूल को देखे हैं। हम अगर स्वाभिमान और उसूल से समझौता कर लेते, मित्र लोग बैठे हुए थे सत्ता में, एक बार कह देते आइए ललन जी मुलाकात कीजिए, जाके कहिए नीतीश जी को, जाके कहिए बीजेपी के जो लोग एनडीए में बैठे हुए हैं, मैं छूट जाता। लेकिन हमने कभी उसूल और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। कानून
ने सजा दिया, कोर्ट ने सजा दिया और उसको पूरे धैर्य से स्वीकारा। इसलिए कि आजादी और लोकतंत्र की बहाली में हमारे पुरखों ने कि 3-3 पीढ़ियां कुर्बान हुई, खप गई। 6 हमारे घर से स्वतंत्रता सेनानी हुए, गांधी गए, लोग शुरू होते हैं। राजनीति आज पेशा बन गया है, लोग राजनीति में आते हैं कमाने के लिए, लेकिन आनंद मोहन के खानदान ने राजनीति में गंवाने का काम किया। साथियों, जब गांधी आए, 4 शेर सोना गांधी के चरण में समर्पित कर दिया राष्ट्रीय आंदोलन की कोष के लिए। जब गांधी हमारे घर नहीं आए थे और घर आके चले गए तो आजादी के आंदोलन का लौ बुझे नहीं। 400 बीघा जमीन होम कर दिया। गांधीवादियों और कांग्रेसियों का भंडारा खिलाने में हम वहां से आते हैं। साथियों, लेकिन तुम सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए एक नहीं कई बार अपने उसूलों से समझौता किया है। हम जानते हैं, यही तो नीतीश जी आपको थाली छीन लिए थे, छीने थे कि नहीं? ललन जी बैठे हुए, बुला के सीएम हाउस कहा सांप्रदायिक ताकत है, आप आपसे नहीं, थाली छीन लिया, यही मोदी जी का। लेकिन आप समझौता किए कि नहीं? आज कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल से हट जाता है तो उसकी हैसियत घट जाती है। आज किसी व्यक्ति को अगर 5 साल तक कर दिया जाए तो कुत्ता पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन वो आपका स्नेह था, आपका आशीर्वाद था कि 16 वर्षों तक लगातार वो आपका सहयोग था, समर्थन था कि 16 वर्षों तक आज भी निकलने के बाद मैं आपके जेहन में जिंदा हूं। यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है। साथियों, लेकिन कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। हमने कहा कि सगाई के दिन रिहाई के समाचार के लगातार बाद लोगों को दर्द हो रहा है। लोग फिर से साजिश कर रहे हैं आनंद मोहन को अंदर करने का। चले गए लोग हाई कोर्ट, पहले गोदी मीडिया को पीछे लगाया, जहां हम सचेत हो गए, हमने जवाब देना बंद कर दिया, हमने कुछ भी कहना, इंटरव्यू देना बंद कर दिया। साथियों, फिर उसके बाद लोग आए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी उछल के वीडियो को लेके, जी कृष्णैया जी की वाइफ को लेके लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं मैं कहां जा रहा, ये तो पीड़िता जा रही है सुप्रीम कोर्ट। साथियों, हमने सुना था बसंत आता नहीं, बसंत ले आया जाता है। ये एक कहानी हमने पढ़ी थी, लेकिन चिल्पो मचाया गया। जिसने कहा कि छूटना चाहिए, पलट के उसी ने कहा डॉन, पलट के उसी ने कहा अपराधी, पलट के उसी ने कहा माफिया। तो साथियों, इन लोगों के चरित्र को समझने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आम लोग तो फजियत में हैं, आम लोग, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, भट्टा बैठ गया, लेकिन एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल, जिसका रैंक 167वां था, अचानक जंप करके दूसरे स्थान पर आ गया। मैं कहा करता हूं, आपने कहा कि हम थोड़ा परहेज करते हैं, मैं खुल के बोलता हूं, आज 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। यही भारत की सच्चाई है। रेल बिक गया, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो विभाग था, सबसे ज्यादा जो जॉब देने वाला विभाग था, लाखों करोड़ों उस रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, पोर्ट को बेच दिया गया। रेलवे स्टेशन पर जहां हम जाते थे, फुटपाथ के लोग, 2 ही आसरा होता है गरीबों का, या तो फुटपाथ या नहीं तो रेलवे स्टेशन। आज रेलवे स्टेशन का टिकट जब आप जाएंगे
किसी को छोड़ में 42 रुपए की कर दिए गए। कौन कर रहा है ये सब? साथियों, आज किसके नेतृत्व में? कहता है चौकीदार। चौकीदार सजग है। ठीक कहा राहुल गांधी ने कि चौकीदार ही चोर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी से माल्या दोपहर में मिलता है और शाम में फरार हो जाता है। माल्या हो, मेहुल हो, ये नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ऐसे 26 लोग जहां गरीब भारत का ये जो 150 करोड़ होने जा रहे हैं, हम 135 करोड़ भारतीयों के खून पसीना की कमाई जहां जमा थी, वो बैंक का बैंक अरबों रुपया लूट के ये लोग विदेश चला गया। ऐसा चौकीदार है। साथियों, मैं कह रहा था कि आज मैं 2-3 बात उदाहरण दूंगा। आप लोग धार्मिक भावना में बड़ी बहते हैं, सतर्क रहिए। हमने सुना था, हमने देखा था अपनी आंखों से, कभी लोग निकले थे शिला पूजन के लिए। शिला पूजन के नाम पर 1 नंबर चिमनी का ईटा, उस पर ये पिठार, ये सिंदूर लगा के उसकी पूजा करके लाल कपड़े में लपेट के आता था लोग ट्रैक्टर से शिला मांगने के लिए। मंदिर बनेगा, ईंट दीजिए, उसी के साथ साथ आप अक्षत के रूप में चावल देते थे, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर। अक्षत पर आप पैसा फेंकते थे, बरसाते थे। छोड़ दीजिए पैसों का हिसाब। हिंदू महासभा के एक संत ने कहा 1450 करोड़ रुपया भाजपा वालों ने हमारा खा गया। ये कहा, मैं नहीं कहता, आप कहिएगा कैसेट भेज देंगे। आपने सुना, आपने देखा, ये जो ट्रैक्टर का ट्रैक्टर गांव-गांव से ईंट गया, इस तरह से अरबों ईंट जमा हुए हिंदुस्तान भर के। वो अरबों ईंट कहां गया? आप सोचिए, आपको सोचने के लिए कहते हैं। आपसे मेरा सवाल है, ये अरबों ईंट गए कहां? जब राजस्थान के 1 नंबर पत्थर से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये अरबों ईंट कौन खा गया? कहां चला गया? आरबीआई में आरटीआई लगाया सामाजिक कार्यकर्ता ने, कहा 88,000 करोड़ 500 के नोट, उसको 88,000 करोड़ को आप 500 से गुना कीजिए, कितना नोट होता है? ट्रेन का ट्रेन 4 छापाखाना से नोट निकला और वो रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचा। ये इस बात को रिजर्व बैंक ने स्वीकारा है, ललन बाबू जानते हैं। ये रुपया कहां गया? नोटबंदी में 4,000 से ज्यादा रुपए हम नहीं निकाल सकते थे, हमारे अभिभावक नहीं निकाल सकते थे। राहुल गांधी को जब लाइन में लगना पड़ा, तो एक व्यक्ति ने अपनी मां को भी लाइन में लगा दिया सहानुभूति के लिए, 4,000 रुपया उठाने के लिए। तब मैं पूछना चाहता हूं, 4,000 रुपया जब हम नहीं उठा सकते थे, तो करोड़ों की जमीन बीजेपी की के कार्यालय के लिए मुंगेर में कैसे रजिस्ट्री हो गया, कैसे खरीद लिया गया? और फिर जब ऑक्सीजन नसीब नहीं होता था हमको, हम एरिया रगड़ रगड़ कर मर रहे थे कोरोना काल में, तब ये करोड़ों रुपए के आलीशान इमारत हर जिले में, यहां तक कि बाहर अगर पुलिस जिला है, नौगछिया अगर पुलिस जिला है, तो वहां भी बीजेपी का कार्यालय कैसे खुल गया, बन गया? ये वही पैसे थे जो आपने श्रद्धापूर्वक दिए थे राम जी के नाम पर। ये वही ईंट है जिससे बीजेपी का कार्यालय बन रहा है। साथियों, आप इन साजिशों को समझिए, सतर्क होइए। आप ठीक कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। हमारे मित्र ने कहा इसमें लोभ से फंसने की जरूरत नहीं है। बड़े बेईमान लोग, बड़े चालाक लोग आए हैं। आज एक साजिश हो रही है, बाबू साहब लोग बड़ी पागल हैं, फोकट के लठैती कर रहे हैं। कल भी जब मार पड़ी ना, वहां
विधानसभा के उसमें, हाँ, जब मार पड़ी, कोई चौधरी जी, कोई सिन्हा साहब, कोई मोदी जी, कोई राय जी सामने नहीं आए। मैं जिन लोगों का नाम बता रहा हूं उसका टाइटल बता रहा हूं, कोई नहीं आए। तो जनार्दन सिंह जी को बड़ी मार लगी और कहते हैं एक आदमी मर गया। अगर वो सच है, एक व्यक्ति मर गया, तो मरने वाला कौन है? विजय सिंह। साथियों, लठैती कीजिए आप, और नेता बनेगा चौधरी जी, राय जी, मोदी जी, देवी जी, प्रसाद जी, कटियार वाला। ये आंख खोलिए आंख। हमारा रिश्ता जो बाबू साहब लोग उछल रहे हैं, उनको मैं कह दूं, जब राम निकले थे तब भी हमको साथ दिया था पिछड़े, दलित, आदिवासियों ने। जब शिवाजी निकला तब भी उन्हीं दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने हमारा साथ दिया। जब महाराणा प्रताप निकला तब भी वही अल्पसंख्यक, वही दलित, वही पिछड़े, यही हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। इस जाल में फंस रहे हैं आप, सतर्क हो जाइए। यही हमारे स्वाभाविक मित्र सदियों से थे और सदियों से रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आइए, हम लोग समाजवादी बैकग्राउंड के लोग हैं। हम जात पात नहीं करते, धर्म मजहब नहीं करते, लेकिन धार्मिक उन्माद जहां जहां चरम पर पहुंचा वो देश टूट गया है। जातीय उन्माद जहां चरम पर पहुंचा वो समाज टूट गया है। जर्मनी इसका उदाहरण है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और धर्म के आधार पर ही अगर एकता होगी तो फिर बांग्लादेश क्यों टूटा, ये मैं पूछना चाहता हूं। उदाहरण है श्रीलंका, जहां जातीय घमासान है। उदाहरण है ये आपका मणिपुर। पर्यटन के लिए शाह जी चले आते हैं अशोक धाम घूमने के लिए। मैंने कहा, हमारे रामनाथ ठाकुर जी मंच पर थे, महदी नगर में हम थे, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे मंच पर थे, बहुत कुछ बोल गए, 9 साल बेमिसाल। हमको नहीं बोलना था, वो पॉलिटिकल मंच नहीं था, लेकिन हमने कहा कि कहां राय जी आप महदी नगर आ गए, आपको तो मणिपुर जाना चाहिए। माताएं गुहार कर रही हैं। जब जातीय उन्माद को चरम पर हुआ तो वहां 1 लाख 2 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। सैकड़ों नौनिहालों की हत्या हो गई। आज हजारों माताएं बिलख रही हैं, उनकी बच्चियां गायब हैं। लेकिन एक बार भी जिनके टेलीफोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है, वो मणिपुर झांकता नहीं है। आज आप तमाम लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है। हम कभी कहा था, इस देश में हेडगेवार और सावरकर ने कहा था, 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, 2 नेशन का थ्योरी दिया था। कहा था हिंदू और मुसलमान 2 कौम है, हम साथ नहीं रह सकते। और ठीक 6 बरस के बाद अंग्रेजों की दलाली एजेंटी लेके आया था इस देश में जिन्ना, और जिन्ना ने कहा था सेम थ्योरी दिया, 2 नेशन थ्योरी। कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि फूट डालो और राज करो। 1857 के गदर से चौकोन्ना अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदू और मुसलमान एकजुट हुआ है, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, तुर्रम खां के नेतृत्व में, तो जग गया और फूट डालो राज करो की नीति दिया। आज जो काम कभी जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है। हमारे बीच फूट डालने का हम आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, मित्रों, इस चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हम एकजुट रहेंगे, हम एक नया
बिहार, एक नया भारत और एक नया समाज अगर बनाना है तो हमारी एकजुटता जरूरी है। हिंदुस्तान वो चमन है जिस चमन में सबों के खून, सबों के पसीने लगे हैं, सबों के परिश्रम लगे हैं। हजारों लोग जब सूली को चूमा, हजारों लोग जब फांसी को चूमा, लाखों लोग जब जेलों को भरा, तो हमारा मुल्क आजाद हुआ। वहां जात पात नहीं था, ऊंच नीच नहीं था, धर्म मजहब नहीं था, हम सभी एकजुट थे। हमारी एकजुटता के कारण ये वतन आजाद हुआ। ये गांधी का देश है। आज लोग गांधी को मारने की साजिश, आज से 8 दशक पहले गांधी को मारा गया, लेकिन मैं कहता हूं गांधी मरेगा नहीं। गांधी आज तक उनका पीछा कर रहा है, ये गोडसे के वंशजों का। गांधी तब मरेगा जब इस देश से सद्भाव मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से प्रेम मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से भाईचारा दफन हो जाएगा तब कोई गांधी और बुद्ध इस देश में मरेगा। प्रेम, करुणा, अहिंसा, भाईचारा, सहिष्णुता, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा चरित्र है। और इस चरित्र पर लांछन न लगे, इसलिए आप नौजवानों को आगाह करते हुए एक निमंत्रण। किसी शायर ने कहा, शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हम कट्टरता नहीं, उदारता के लिए जाने जाते हैं। भारत सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इसलिए साथियों, हम समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम नीतीश जी को फिर से एक बार साधुवाद देंगे कि बिहार जब जब करवट लिया है, देश में बदलाव आया है। कभी लोहिया के नेतृत्व में हम निकले थे, गैर कांग्रेसवाद का नारा देके, और 9 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहला बदलाव आया था। दूसरी बार हम एक 72 साल के बूढ़े जयप्रकाश के नेतृत्व में निकले थे और इस देश में बदलाव आया। आप सब ने देखा, पहली बार केंद्र की सरकार चली गई। आज मैं समझता हूं डरे सहमे क्यों है लोग, क्यों घेरने की साजिशें हो रही है। इनका ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं नाम नहीं लूंगा। ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है? ए टीम है ओवैसी, ए टीम है मायावती जी, ए टीम है चिराग पासवान, नए ज्वाइन किए हैं जीतन राम मांझी। ऐसे लोग देश भर में इनके ए टीम है। बी टीम है इनका गोदी मीडिया। आज मीडिया का स्विच ऑफ हो जाए, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और सी टीम है इनका ये ईडी, ये इनकम टैक्स, आईटी, ये सीबीआई, ये चुनाव आयोग, ये सब इनका सी टीम। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में इंटरनल ये आपातकाल, अंदरूनी आपातकाल लागू है। मैं फिर से कहूंगा, एक बार हम लोग, ये देश खड़ा हुआ था 1857 के गदर में, दूसरी बार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, आजादी के लिए गांधी के नेतृत्व में, तीसरी बार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, एक बार फिर मीडिया के लोगों, आज आपको रीढ़हीन कर दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है। आपकी आजादी की सख्त जरूरत है और आपको जब समझेंगे कि हमको गुलाम बनाया गया है, स्वतंत्रता की जरूरत है, आप आगे बढ़िए। अपनी स्वतंत्रता के लिए मीडिया की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसलिए जब आप आगे होंगे, आनंद मोहन, ललन सिंह, अखलाक अहमद, आसिफ अली आपके साथ खड़ा होगा।